है। इसके अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, डबल सर्कुलेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया, आपको फिर मैं यहाँ पे एक सिंपल वे में बता दूँ। जब भी आपको हार्ट बनाना हो तो आप सिंपली ये खींच लेना एक लाइनिंग, ऐसे अपने अनुसार इसको आगे बड़ा चौड़ा कर सकते हो, ऐसे आप बना लेना। जाके इससे मिल जाएगा इस तरह, आप एक ये भी इस तरह जाके ऐसे मिला देना है आपको। ये अब ये आप ऐसे मिला लो, एक कोनिकल शेप स्ट्रक्चर बना लेना है आपको। यहाँ से इसको भी ऐसे ऐसे खींच के आप ऐसे बना सकते हो। अब इसको आप यहाँ पे ट्यूब दिखा दो, भाग दिखा दो, ऐसे ऐसे कर दिए। ये 4 चैम्बर हुआ, 4 चैम्बर। देखिए एक चैम्बर ये, दूसरा और एक तीसरा, एक चौथा, 4 चैम्बर वाली। जो भी ऑर्गेनिज्म जिसमें हार्ट 4 चैम्बर में होता है उसमें जनरली मोर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एनर्जी की नीड होती है, इसलिए वो डबल सर्कुलेशन करते हैं। और उनका जो ब्लड होता है वो सेपरेटेड होता है, मतलब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। अगर वो सेपरेट नहीं होंगे तो क्या होगा कि जब दोनों मिल जाएंगे तो एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इसलिए उनके ब्लड क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनमें 4 चैम्बर हार्ट ही क्यों होता है। सिंपली आप बता सकते हो कि उनके 4 चैम्बर हार्ट होने के पीछे एक ही कारण है कि दे रिक्वायर मोर एनर्जी एंड प्रोडक्शन ऑफ मोर एनर्जी टेक प्लेस व्हेन देयर ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, प्योर और इम्प्योर आर सेपरेटेड। ऐसे भी आप कह सकते हो जितने वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड जैसे ह्यूमन हो गए, बर्ड्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, इन सब को क्या है, इन सब का बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से मेंटेन नहीं होता है, दे मेंटेन देयर टेम्परेचर सेल्फ, तो उनको अधिक अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, कोल्ड ब्लडेड, वो जो हाइबरनेशन करते हैं, उनके बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से मेंटेन होती है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मेंटेन करता है, जिसके कारण उनमें 4 चैम्बर नहीं होता है। फिश एक ऐसा आपको पीसेस फैमिली है जिसमें 2 ही हार्ट, माने हार्ट के 2 ही चैम्बर होते हैं। लेकिन एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, इन सब में 3 चैम्बर होते हैं, और आपको ह्यूमन, बर्ड्स, इस सब में 4 चैम्बर होते हैं। तो चैम्बर होने का मतलब कि उनकी इवोल्यूशन कैसी हुई है। अगर वो ज़्यादा इवॉल्व हैं तो उनको ज़्यादा ऑटोमेटिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उनमें ब्लड का सेपरेशन जरूरी हो जाता है। अब हम यहाँ पे इस चीज़ को डील करेंगे। आपको फिर मैं एक बार यहाँ याद दिला दूँ कि आप शुरू करेंगे ए से, अल्फ़ाबेट ए से शुरू होता है, तो आप यहाँ ऑरिकल लिखेंगे, ऑरिकल ऑरिकल, फिर इसको वेंट्रिकल वेंट्रिकल। अब मेरा ये राइट हैंड साइड है तो आप इधर लेफ्ट लिख दीजिएगा, और ये लेफ्ट है तो इसको राइट लिख दीजिएगा। चारों नाम क्लियर हो गए आपके। अब बचा ये 4 पॉइंट्स, तो आप यहाँ से राइट हैंड साइड में ये जो आप देख रहे हैं इसको मेन वेन लिख देंगे, और ठीक इसके डायगोनल पे इसको मेन आर्टरी लिख देंगे। इन दोनों का एक स्पेशल नाम होता है, इसको एरोटा कहा जाता है और इसको वेना कावा कहा जाता है। अब ठीक वेन, ये वेन था तो यहाँ आर्टरी लिख दीजिए। कैसा आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो आर्टरी था तो यहाँ वेन लिख दीजिए। कैसा वेन? तो पल्मोनरी वेन। सारा नाम के लिए बीच में जो इसको अलग कर रहा है इसको सेप्टम कहा जाता है, और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट लगा दीजिए जिसको कार्डियक मसल लगता है। ये हार्ट का आपको डायग्राम है। अब इसमें कैसे फ्लो अप होती है ब्लड, तो आपको मैंने बताया कि बॉडी से जितने इम्प्योर ब्लड होते हैं, इम्प्योर ब्लड, वो सबसे पहले मेन वेन होते हुए राइट एट्रियम में जाते हैं, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचते हैं। यहाँ से वो ब्लड कहाँ पहुंचते हैं? लंग्स में। लंग्स उसको प्यूरिफाई करके मिड पल्मोनरी वेन में भी, ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ मेन वेन से बॉडी में पहुंच जाते हैं।
अब इसको हम एक चार्ट से अगर बना ले तो और क्लियर हो जाएगा। वो चार्ट मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये बॉडी हो गया। बॉडी से यहाँ आप लिख दीजिए मेन वेन। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। मेन वेन, मेन वेन से कहाँ आ रहा है वो, राइट एट्रियम में। क्लियर। राइट एट्रियम से कहाँ आ रहा है, ट्राइस्किप भाल्व। इसके थ्रू वो कहाँ गिर रहा है ब्लड, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी उसको कहाँ भेज दे रहा है, लंग्स में। ये देखिए एक सर्कुलेशन यहाँ कंप्लीट हुआ। ये सारे हार्ट के पार्ट थे। यहाँ बॉडी से मेन वेन के थ्रू ये एक सर्कुलेशन हुआ। आप यहाँ से ऐसे बना सकते हो, एक सर्कुलेशन। अब लंग्स से फिर वो कहाँ चला ब्लड, पल्मोनरी वेन के पास। वो उसको कहाँ ले गया, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल कहाँ भेजा उसको, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल उसको कहाँ भेजा, बाइस्किप भाल्व। यहाँ देखिए, यहाँ ट्राइस्किप भाल्व है, उसमें बाइस्किप भाल्व होते हैं। अब ये भाल्व कहाँ ले गया इसको, मेन आर्टरी में। और मेन आर्टरी उसको कहाँ ले गया, बॉडी में। तो ये देखिए, ये फर्स्ट सर्कुलेशन हुआ। और ये जो इतना देख रहे हो, ये सेकंड सर्कुलेशन हुआ। अब देखिए, एक ब्लड यहाँ से निकला, फिर लंग्स में, बॉडी में चला गया, फिर बॉडी से निकला, फिर हार्ट में चला गया। तो इस तरह वो जा रहा है। तो इसी सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो डबल सर्कुलेशन मीन्स क्या, डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब हुआ कि मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट एंड देन हार्ट टू बॉडी इन वन कंप्लीशन ऑफ रोटेशन। एक रोटेशन में वो हार्ट में कितने बार जा रहा है, 2 टाइम्स। तो उसी को कहते हैं ब्लड डबल सर्कुलेशन। ये डबल सर्कुलेशन जो होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। अगर कौन कौन सर्कुलेशन, पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, हार्ट से ब्लड कहाँ पहुंचा, लंग्स में। मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, दैट इज कॉल्ड, एंड देन लंग्स टू अगेन हार्ट, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी। हार्ट से लंग्स, लंग्स से फिर हार्ट, तो दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा सर्कुलेशन होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है कि हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू अगेन हार्ट, तो इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और ये दोनों सर्कुलेशन मिला के क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। क्लियर। नेक्स्ट अगला 2 टॉपिक है, छोटा छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको बता दूं। हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट बीट। एक्चुअली हार्ट बीट्स क्या है कि जब वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो हार्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, मतलब ब्लड को पंप किया, फिर रिसीव किया, तो उसी को हार्ट बीट्स, एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको क्या कहते हैं, हार्ट बीट्स। मतलब क्या हुआ कि वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट्स। एक हेल्दी व्यक्ति, जो एक हेल्दी मैन होते हैं, उनका जो हार्ट बीट होता है वो 70 to 72
बीट्स पर मिनट होता है। मतलब 1 मिनट में 70 से 72 बार वो क्या करते हैं, बीट्स करते हैं, धड़कते हैं। और इस हार्ट बीट्स को किससे हम एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिससे हम अनुभव करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप, जिसको हम लोग आला भी कहते हैं गांव में। ये इस तरह का एक शेप होता है और ये ऐसे निकला हुआ होता है, आप देखे भी होंगे, या डॉक्टर लोग जनरली लगा कर रखते हैं। तो इसी स्टेथोस्कोप से हम लोग हार्ट बीट्स को नापते हैं, मेजर करते हैं। दूसरा एक टॉपिक है इसमें ब्लड प्रेशर। अगला एक टॉपिक है ब्लड प्रेशर। एक्चुअली प्रेशर तो आप समझ रहे हो, प्रेशर मीन्स फोर्स बाय एरिया। तो जो फोर्स ब्लड लगाता है जितने एरिया पे, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो आखिर ब्लड प्रेशर कब लगाएगा, जब हार्ट से ब्लड पंप होगा। जब पंप होगा तो पूरे फोर्स में निकलेगा, और निकला उसके बाद वो कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में, तो वहां का प्रेशर, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, द प्रेशर exerted by blood during contraction, और contraction भी आप लिख सकते हैं, और during leaving the heart, जब हार्ट से वो निकलते हैं उस समय जो प्रेशर बनता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। और ये प्रेशर दो तरह में बंट जाता है, दो पार्ट्स में बंट जाता है। एक को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और एक को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि हार्ट जब लीव कर रहा है, ब्लड जब हार्ट से लीव आउट हो रहा है, जब वो निकल रहा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वो आर्टरीज में चला जा रहा है, द प्रेशर इनसाइड द आर्टरीज, व्हेन द लिविंग ब्लड कम्स इनसाइड द आर्टरी, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब द प्रेशर, यहाँ आप डायस्टोलिक में लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन blood comes from हार्ट से जब ब्लड आ जाते हैं आर्टरीज में, तो उनका जो प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। और जो प्रेशर जब हार्ट से ब्लड रिमूविंग होते हैं, निकलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और इनके एवरेज को ब्लड प्रेशर कहा जाता है, सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक होता है। और ये कितना होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति का 120/80 mmHg, ये उसका नॉर्मल वैल्यू होता है। अब जब इस वैल्यू से अगर ऊपर मीटर जाता है, तो उसको हम हाई बीपी कहते हैं, हाई बीपी, या इसी को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, हाइपरटेंशन। और इस बीपी को मापने के लिए भी एक मशीन बना होता है, जिस मशीन को क्या बोलते हैं, स्फिग्मैनोमीटर, स्फिग्मैनोमीटर। हमको लगता है कि ये जो वर्ड्स है ना, ये डिक्शनरी का सबसे बड़ा वर्ड्स होगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, और इस तरह हमने आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बताया। इसके बाद एक लिम्फेटिक सिस्टम है, तो बहुत सिंपल है वो। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होती है, ये जिस तरह आपने ब्लड देखा, तो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बना था, वैसे ही एक और लिक्विड होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं। तो ये भी एक लिक्विड है, सिमिलरली लाइक ब्लड के जैसा, बट
इट कलर इज नॉट रेड, इट्स कलर इज येलो, और इट इज जनरली फॉर्म्ड बाय प्रोटीन, ये प्रोटीन से बनते हैं। तो ये भी एक लिक्विड है, आप लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो ए फ्लूइड लाइक ब्लड एंड फॉर्म्ड बाय प्रोटीन, फॉर्म्ड बाय प्रोटीन, ये प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये प्रोटीन से बने होते हैं और इसका भी सर्कुलेशन हमारे बॉडी सिस्टम में होता है, जिस सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में क्या होती है कि मेनली जो कंपोनेंट भाग लेते हैं, जो लिम्फ को सर्कुलेट कराने के लिए, उसमें लिम्फ, ये तो लिक्विड हो गया। दूसरा लिम्फ ग्लैंड होते हैं, लिम्फ ग्लैंड होते हैं, फिर लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, और लिम्फ नोड होते हैं। ये तीन कंपोनेंट के सहारे ये बॉडी में पूरा सर्कुलेट करते हैं, और इनका मुख्य काम क्या है, इनका मेन फंक्शन क्या है, ये बॉडी को भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये देखिए प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, और उसके लिए प्लांट में स्पेशली एक कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जिसको क्लास 9 में आप पढ़े होंगे कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में। वही टिश्यू प्लांट में सारे कंडक्शन का काम करते हैं। तो स्पेशली मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस in plant from one place to another place with the help of conducting tissue is called transportation in plant। स्पेशली ये जो पूरे प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस को करने के लिए इसमें दो स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जिनको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। क्लास 9 में हमने ये पढ़ा है टिश्यू में। जाइलम क्या है? जाइलम इज स्पेशली कंडक्टिंग टिश्यू विच कंडक्ट मिनरल्स एंड वाटर। मिनरल्स और वाटर को जो कंडक्ट करते हैं फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट, दैट इज कॉल्ड जाइलम। और फ्लोएम क्या हो गया? विच कंडक्ट फूड पार्टिकल्स, जो खाना ले जाते हैं। कहाँ से भाई? फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स, तो इसको फ्लोएम कहते हैं। और इन जाइलम फ्लोएम के कंपोनेंट होते हैं, तो जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं और फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। वो नाम आपको जानना जरूरी है। एक होता है जाइलम के ट्रैचिड्स, दूसरा होता है जाइलम वेसल, फिर होता है ट्रैचिड्स, जाइलम वेसल्स, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा,
और जाइलम फाइबर। ये 4 कंपोनेंट होते हैं जाइलम के। उसी तरह फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को कंपेनियन सेल, दूसरे को सीड ट्यूब, और फिर तीसरे को फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फिर फ्लोएम फाइबर। तो ये चारों कंपोनेंट के सहायता से ये ट्रांसपोर्टेशन का काम प्लांट में करते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है ट्रांसलोकेशन की, जो मैंने आपको बताया। ट्रांसलोकेशन क्या है? जिस तरह ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। जो खाना लीफ बनाया, उस लीफ का खाना चारों पार्ट्स में ऑल ओवर द प्लांट्स पार्ट्स में पहुंच जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो इस तरह हम इस ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट किए। और इस ट्रांसपोर्टेशन में आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। अब आप क्लास 9 में ऑलरेडी टिश्यूज के बारे में पढ़े हैं, इसलिए हम इन सब के बारे में डिटेल्स आपको नहीं बताएं। हालांकि इन दोनों में आप कंपेनियन सेल और सीड ट्यूब, और इसमें ट्रैचिड और बेसिल्स के बारे में आपको जानना है। बाकी सब सिंपल होते हैं सब चीज़। बस इन सब के बारे में जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, ये सब आप जान जाएंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू। आप इसको अगर और चाहते हैं अच्छा से अच्छा हम क्लास बनाएं, तो इसको प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।